जिस समय भारतीय सिनेमा यथार्थवाद, पारंपरिक पारिवारिक ड्रामों और स्थापित कमर्शियल फॉर्मूलाज के इर्द गिर्द घूम रहा था, उसी दौर में निर्देशक एस राजामौली एक ऐसे स्वप्न को आकार दे रहे थे जो उस समय के भारतीय सिनेमा की कल्पना से कहीं आगे का था। ये केवल एक नई फिल्म बनाने का प्रयास नहीं था, बल्कि भारतीय फिल्म उद्योग की संभावनाओं को एक नए आयाम तक पहुंचाने का साहसिक प्रयास था। यह सत्य है कि हॉलीवुड ग्लेडिएटर, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ब्रेवहर्ट और बाद में अवतार जैसी महागाथाओं के माध्यम से एपिक सिनेमा की नई परिभाषा पहले ही गढ़ चुका था। वहां विशाल युद्ध, काल्पनिक साम्राज्य और अत्याधुनिक विजुअल इफेक्ट्स दर्शकों के लिए नई बात नहीं थे, लेकिन भारतीय सिनेमा के सामने चुनौती अलग थी। यहाँ संसाधनों की सीमाएं थी, तकनीक अभी विकसित हो रही थी और इतने बड़े बजट पर किसी काल्पनिक दुनिया को विश्वसनीय तरीके से प्रस्तुत करना अत्यंत जोखिम भरा निर्णय माना जाता था। इसी कारण बाहुबली का महत्व केवल उसकी सफलता में नहीं, बल्कि उस साहस में भी छिपा है जिसके साथ ये फिल्म बनाई गई थी। इसने यह सिद्ध किया था कि भारतीय सिनेमा केवल सामाजिक या पारिवारिक कहानियों तक सीमित नहीं है। यदि कल्पना विशाल हो, निर्देशन स्पष्ट हो और पूरी टीम एक ही विजन पर विश्वास करे, तो भारत में भी विश्व स्तरीय फैंटेसी एपिक का निर्माण संभव है। राजामौली की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उन्होंने दर्शकों को केवल एक कहानी नहीं सुनाई, बल्कि उन्हें एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कराया जो काल्पनिक होते हुए भी पूरी तरह वास्तविक महसूस होती थी। महिष्मती केवल एक राज्य नहीं, बल्कि अपने आप में एक जीवंत सभ्यता थी। उसकी राजनीतिक परंपराएं, राजव्यवस्था, सैन्य शक्ति, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक पहचान, हर पहलू को इतनी सूक्ष्मता से विकसित किया गया है कि दर्शक कुछ ही मिनटों में उस संसार पर विश्वास करने लगते हैं। इस वर्ल्ड बिल्डिंग के पीछे केवल कल्पना नहीं, बल्कि वर्षों की रिसर्च, कॉन्सेप्ट डिजाइन और प्लानिंग छिपी हुई है। साबू साइरिल द्वारा तैयार किए गए भव्य महल, विशाल सिंहासन, ऊंचे किले, युद्ध भूमि और स्थापत्य कला केवल भव्य दिखाने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि वे उस साम्राज्य की शक्ति और इतिहास को भी व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि महिष्मती किसी फिल्म का सेट कम और एक वास्तविक साम्राज्य अधिक प्रतीत होता है। इस संसार को जीवंत बनाने में के सेंथिल कुमार की सिनेमेटोग्राफी भी समान रूप से प्रशंसनीय है। कैमरे का प्रत्येक वाइड शॉट फिल्म के स्केल को स्थापित करता है, जबकि क्लोजअप शॉट्स पात्रों की भावनाओं को उसी प्रभाव के साथ दर्शाते हैं। विशाल झरनों से लेकर राजमहलों की भव्यता तक और युद्ध भूमि के प्रत्येक दृश्य तक कैमरे की भाषा लगातार कहानी कहती रहती है। फिल्म का लगभग हर फ्रेम इतना संतुलित और सौंदर्यपूर्ण है कि वह किसी सजीव पेंटिंग का आभास कराता है। यदि इन दृश्यों में आत्मा किसी ने भरी है तो वो है एम किरवाणी। उनका बैकग्राउंड स्कोर केवल दृश्य का साथ नहीं देता, बल्कि उसके भावनात्मक प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। अमरेंद्र बाहुबली की पहली झलक, शिवगामी का निर्णय, देवसेना का स्वाभिमान या युद्ध के समय बजने वाला संगीत, हर धुन दर्शकों की स्मृति का स्थायी हिस्सा बन चुकी है। लेकिन किसी भी महान फिल्म की सबसे बड़ी पहचान उसके विजुअल्स नहीं, बल्कि उसके कैरेक्टर्स होते हैं। और यही वो स्थान है जहां बाहुबली अपने समकालीन भारतीय सिनेमा से अलग खड़ी दिखाई देती है। प्रभास ने अमरेंद्र बाहुबली के रूप में जिस सहजता, विनम्रता और नेतृत्व क्षमता को प्रस्तुत किया, वह इस किरदार को केवल एक शक्तिशाली योद्धा नहीं रहने देती। वह एक ऐसा राजा बनकर उभरता है जिसके लिए शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण न्याय, करुणा और प्रजा का विश्वास है। यही कारण है कि दर्शक उसके साथ केवल प्रभावित नहीं होते, बल्कि भावनात्मक रूप से जुड़ भी जाते हैं। इसके विपरीत राणा दग्गुबती का भल्लाल देव शक्ति, अहंकार और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। उनका अभिनय किसी पारंपरिक खलनायक जैसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है मानो सत्ता पाने की असीम लालसा धीरे धीरे एक मनुष्य को निर्दयी बना रही हो। उनकी प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस हर दृश्य में महसूस होती है और अमरेंद्र बाहुबली के साथ उनका संघर्ष कहानी को लगातार ऊर्जा देता है। रम्या कृष्णन द्वारा निभाई गई राजमाता शिवगामी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली महिला पात्रों में से एक है। वह केवल एक रानी नहीं है, बल्कि न्याय, सत्ता और कर्तव्य का प्रतिनिधित्व करती है। उनका हर निर्णय सही नहीं होता, लेकिन हर निर्णय उनके चरित्र के अनुरूप होता है। यही एक अच्छी तरह लिखे गए किरदार की पहचान है। रम्या कृष्णन ने अपनी आवाज, हाव भाव और स्क्रीन प्रेजेंस से शिवगामी को एक ऐसी गरिमा दी कि उनका हर संवाद वर्षों तक भी उतना ही प्रभावशाली लगता है। सत्यराज का कटप्पा पहली नजर में एक साधारण वफादार सेनापति प्रतीत होता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसका चरित्र कई परतों में खुलता जाता है। वह एक ऐसा योद्धा है
जो अपने राजा से प्रेम भी करता है और अपने कर्तव्य से बंधा भी है। उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह अपने मन और अपने धर्म के बीच चुनाव नहीं कर सकता। सत्यराज ने इस आंतरिक संघर्ष को बिना किसी अनावश्यक नाटकीयता के बेहद प्रभावशाली ढंग से निभाया है। अनुष्का शेट्टी की देवसेना उस दौर की पारंपरिक नायिकाओं से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। वह केवल प्रेम कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने आत्मसम्मान, साहस और निर्णयों के कारण कहानी की दिशा बदलने वाला महत्वपूर्ण किरदार बनती है। वहीं तमन्ना भाटिया की अवंतिका भले ही सीमित समय के लिए स्क्रीन पर दिखाई देती है, लेकिन उनका किरदार फिल्म की शुरुआत में रोमांच और रहस्य का वातावरण तैयार करता है। इन सभी कलाकारों की सबसे बड़ी सफलता यह है कि कोई भी किरदार दूसरे पर हावी होने की कोशिश नहीं करता। लेकिन इन सभी शानदार परफॉर्मेंसेस को एक सूत्र में बांधने का श्रेय अंततः एस.एस. राजामौली को ही जाता है। उनके डायरेक्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे स्केल और इमोशन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। विशाल युद्ध दृश्य हो या दो किरदारों के बीच का शांत संवाद, दोनों को समान महत्व दिया गया है। यही कारण है कि फिल्म केवल अपनी भव्यता के कारण नहीं, बल्कि अपने भावनात्मक प्रभाव के कारण भी याद रखी जाती है। फिल्म के एक्शन सीन्स भी विशेष उल्लेख के पात्र है। युद्धभूमि की रणनीतियां, हथियारों का प्रयोग और सेनाओं की संरचना केवल देखने में आकर्षक नहीं लगती, बल्कि कहानी का स्वाभाविक हिस्सा महसूस होती है। कई दृश्य स्पष्ट रूप से भारतीय इतिहास, पौराणिक कथाओं, पारंपरिक युद्ध कला से प्रेरित दिखाई देते हैं, जिससे फिल्म की अपनी अलग पहचान बनती है। तकनीकी दृष्टि से भी बाहुबली भारतीय सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आज एक दशक बाद कुछ वीएफएक्स शॉट्स पुराने लग सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि 2015 में भारतीय सिनेमा के लिए यह उपलब्धि असाधारण थी। उस समय इस स्तर का विजुअल स्केल भारतीय फिल्मों में बहुत कम देखने को मिलता था। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उल्लेखनीय है। राजामौली कहानी को कहीं जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ाते। वह पहले दर्शकों को माहिस्मती, उसके लोगों और उसके किरदारों से परिचित कराते हैं। जब दर्शक उस दुनिया से जुड़ जाते हैं, तभी कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ती है। यही कारण है कि फिल्म का अंतिम दृश्य इतना प्रभावशाली बनता है। और फिर आता है एक सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये केवल एक डायलॉग या क्लिफ हैंगर नहीं था। यह भारतीय पॉप कल्चर का एक ऐसा उदाहरण बन गया जिसने शायद पहली बार पूरे देश को एक ही सवाल पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक, कॉलेज से लेकर दफ्तरों तक, हर जगह केवल इसी प्रश्न की चर्चा थी। मीम्स बने, थ्योरीज लिखी गई, बहसें हुई और लगभग 2 वर्षों तक दर्शकों ने धैर्यपूर्ण रूप से उसके उत्तर की प्रतीक्षा की। किसी भारतीय फिल्म द्वारा ऐसा कल्चर इंपैक्ट पैदा करना अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। लेकिन बाहुबली की विरासत केवल इस क्लिफ हैंगर तक सीमित नहीं है। इस फिल्म ने भारतीय फिल्म उद्योग का आत्मविश्वास बदल दिया। इसके बाद बड़े स्केल पर कहानियां कहने का साहस बढ़ा। फिल्म निर्माताओं ने यह महसूस किया कि अगर कहानी मजबूत हो और प्रस्तुति विश्वस्तरीय हो, तो भाषा कोई बाधा नहीं बनती। यही कारण है कि बाहुबली केवल दक्षिण भारतीय सिनेमा की सफलता नहीं रही, बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा की उपलब्धि बन गई। आज लगभग 10 वर्ष बाद भी बाहुबली को केवल उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या उसके रिकॉर्ड्स के लिए याद नहीं किया जाता। उसे इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उसने भारतीय सिनेमा की सोच बदल दी। उसने ये विश्वास पैदा किया कि हमारी अपनी कहानियां, हमारी अपनी संस्कृति और हमारी अपनी कल्पनाएं भी उतनी ही विशाल, उतनी ही रोमांचक और उतनी ही विश्वसनीय हो सकती है जितनी दुनिया के किसी भी बड़े फिल्म उद्योग की। शायद आने वाले वर्षों में इससे भी बड़ी, इससे भी महंगी और तकनीकी रूप से अधिक उन्नत फिल्में बनेंगी। लेकिन हर पीढ़ी में कुछ ही फिल्में ऐसी होती है जो उद्योग की दिशा बदल देती है। बाहुबली उन्हीं दुर्लभ फिल्मों में से एक है। ये केवल एक ब्लॉकबस्टर नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के विकास का एक ऐसा मील का पत्थर है जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों तक महसूस किया जाता रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपकी बाहुबली से जुड़ी हुई कौन सी यादें हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।